हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स क्रिएटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आपको पता है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में इकोनॉमिक्स एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है 10 मार्क्स का, जिसमें से आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उन सभी टॉपिक्स के ऊपर इस चैनल पर आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। तो यहाँ पर आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला टॉपिक, जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज रहेंगे इकोनॉमिक्स के लिए, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए पहला टॉपिक आज स्टार्ट हो रहा है। उसके ऊपर हम एमसीक्यूज करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर एमसीक्यूज का। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, साथ साथ आपने आंसर देना है और आखिर में चेक करना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजिंग आरबीआई अफेयर्स इज अपॉइंटेड फॉर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो एक ग्रुप होता है जो कि अपॉइंट किया जाता है आरबीआई के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, तो ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन हैं 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स और 6 ईयर्स। तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 4 ईयर्स के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है आरबीआई अफेयर्स को मैनेज करने के लिए बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई अकर्ड इन। आरबीआई की नेशनलाइजेशन कब हुई थी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर नेशनलाइजेशन जो आरबीआई की थी वो कब हुई थी। 1947, 48, 49 और 50 ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो नेशनलाइजेशन जो थी आरबीआई की वो हुई थी 1949 में। दोस्तों, इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले जो भी बैंक्स थे, मैक्सिमम बैंक्स जो थे प्राइवेट सेक्टर में आते थे, पर इन सभी जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स रहते थे उस टाइम के ऊपर, उन सभी प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स को पब्लिक सेक्टर में ट्रांसफ़र किया गया था बाय द एक्ट ऑफ नेशनलाइजेशन। तो नेशनलाइजेशन की प्रोसेस यही है जिसमें प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स को पब्लिक सेक्टर में लाया गया। तो यहाँ पर आरबीआई जो था इसकी नेशनलाइजेशन की गई थी 1949 में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है। शक्तिकांत दास इज डैश गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो शक्तिकांत दास आपको बताना है कि कौन से गवर्नर हैं आरबीआई के। 23rd गवर्नर हैं, 24th, 25th या फिर 26th गवर्नर हैं आरबीआई के। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो है शक्तिकांत दास, जो भी प्रेजेंटली गवर्नर हैं आरबीआई के, वो हैं 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई। इसके पहले जो 24th गवर्नर थे वो थे अरिजित पटेल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बन जाता है 25th, सी ऑप्शन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है हाउ मेनी फाइनेंस मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स आर इन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं आरबीआई में इन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है उसमें एज अ मेंबर कितने फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में पहला आपका ऑप्शन दिया गया है 5। उसके बाद यहाँ पर आप टॉप में देखें तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस में दिया गया है 2, 3 और 4। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितने फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं। तो आपको पता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है इसमें कुछ नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स भी होते हैं और ऑफिशियल डायरेक्टर्स भी होते हैं। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स जो रहते हैं वो ज़्यादातर रहते हैं, 16 इनका नंबर रहता है, जिसमें यहाँ पर जो 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं और 10 डायरेक्टर्स रहते हैं। और इसी में जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो 2 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यहाँ पर नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स में आते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है 2। तो यहाँ पर इसका सही आंसर बी ऑप्शन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है आरबीआई इशूज करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ विच सिस्टम। किस सिस्टम के आधार पर आरबीआई अपनी करेंसी जो है इंडिया की करेंसी को इशू करता है, किस आधार पर इसको
इशू किया जाता है, डेब्ट मैनेजमेंट सिस्टम, मॉनेटरी पॉलिसी, मिनिमम रिजर्व सिस्टम या फिर ऑल ऑफ द अबाव। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस सिस्टम के बेसिस पे आरबीआई करेंसी इशू करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आरबीआई करेंसी इशू करता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेसिस पे। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेसिस पे यानी कि कुछ पैसा जो है ये आरबीआई अपने पास एज अ रिजर्व के फॉर्म में रखता है और बाकी जो है करेंसी की फॉर्म में यहाँ पर वो रखता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है आरबीआई डज नॉट इशूज विच ऑफ द फॉलोइंग नोट्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आरबीआई इनमें से कौन से नोट्स को इशू नहीं कर सकता है। यहाँ पर ऑप्शंस हैं 1 रुपी नोट, 2 रुपी नोट, 100 रुपी नोट या फिर 10 रुपी नोट। तो इनमें से कौन सा नोट आरबीआई इशू नहीं करता है वो आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। तो यहाँ पर जो आरबीआई है जो नोट इशू नहीं करता है वो है 1 रुपी नोट। 1 रुपी नोट कौन इशू करता है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो 2 रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के, वो यहाँ पर इन नोट्स को यहाँ पर ये इशू करते हैं, आरबीआई नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है अंडर मिनिमम रिजर्व सिस्टम। यहाँ पर अब जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम हमने पहले पढ़ा था तो उसके अंडर आपको बताना है कि आरबीआई कीप्स बैकिंग ऑफ हाउ मेनी रुपीज़, कितनी बैकिंग रखता है अपने पास आरबीआई, कितना स्टोर रखता है, कितना पैसा उसको बैकिंग में रखता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेसिस पे, जिसमें इसी सिस्टम के बेसिस पे आरबीआई करेंसी भी इशू करता है। तो इस सिस्टम के बेसिस पे आपको बताना है कि कितने रुपीज़ एज अ बैकिंग आरबीआई रखता है, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 या फिर 400 करोड़। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, 200 करोड़ की मिनिमम बैकिंग रहती है, जिसमें से 150 करोड़ ऑलमोस्ट इन द फॉर्म ऑफ मनी एंड 50 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड ये रखता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अब आपको बताना है कैश रिजर्व रेशियो, CRR, कैश रिजर्व रेशियो इज रेज्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ। कैश रिजर्व रेशियो कब रेज किया जाता है? आरबीआई जो ये डिफरेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको जो है यहाँ पर मैनेज करता है आरबीआई। तो कैश रिजर्व रेशियो का यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो रेशियो होता है ये कब यहाँ पर रेज़ किया जाता है? जब इकोनॉमिक स्लोडाउन होता है, या फिर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होती है, या फिर बोथ ए एंड बी, दोनों केसेस में ऐसा होता है कि कैश रिजर्व रेशियो को रेज़ किया जाता है, या फिर स्टैगफ्लेशन। तो इनमें से आपको इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कैश रिजर्व रेशियो है इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? तो कैश रिजर्व रेशियो ऐसा रेशियो रहता है, इसमें क्या होता है कि जो टोटल डिपॉजिट्स होते हैं बैंक में, जो भी डिपॉजिट है, जो भी मनी है, उसमें क्या होता है, उसमें टोटल डिपॉजिट्स में से कुछ अमाउंट जो है बैंक को इन कैश आरबीआई को देना पड़ता है एट ए गिवन पॉइंट ऑफ अ टाइम। और ये रेशियो जो है बदलता रहता है कि कितना परसेंट जो है, कितना परसेंट रेशियो इनको बैंक्स को जो डिपॉजिट्स उनके पास हैं कितना परसेंट उनको आरबीआई के पास रखना है, वो वेरी करता रहता है। पर अब ये जो कैश रिजर्व रेशियो है इसको रेज और लोअर कब किया जाता है? तो कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाया कब जाएगा? बढ़ाया तब जाएगा जब मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, हाई इन्फ्लेशन होगी। हाई इन्फ्लेशन का मतलब है यानी कि मनी जो है मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा है उसकी वजह से तो इन्फ्लेशन होगी ही होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा मनी यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल होगी तो उतनी ज़्यादा महंगाई भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर जैसे ही मनी ज़्यादा हो जाती है, लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है जब मार्केट में, तो उस टाइम पे कैश रिजर्व रेशियो को हाई करना पड़ता है। हाई करने की वजह से क्या होता है कि जो बैंक हैं वो अपना ज़्यादा मनी जो है आरबीआई के पास रखते हैं और जो लिक्विडिटी रहती है मार्केट्स की वो कम हो जाती है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर कैश रिजर्व रेशियो जो होता है ये रेज़ किया जाता है ड्यूरिंग हाई इन्फ्लेशन, यानी कि जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उस टाइम पे कैश रिजर्व रेशियो को आरबीआई रेज़ करता है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसके बारे में आपने जान लिया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है, या आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा लेफ्ट स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे, तो रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ अ बैंक विच इट हैज़ टू मेंटेन विद इट्स सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फंड्स कंप्राइजिंग कैश एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इज़। तो यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट बताया गया है पूरी तरीके से, तो इसमें आपको बताना है कि ये किसको रेफ़र करता है, कौन से रेशियो को ये रेफ़र करता है।
तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया इस तरीके से कि ऐसा रेशो है जिसमें जो टोटल डिपॉजिट रहते हैं बैंक के, जो कि उसको मेंटेन करने हैं अपने पास इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फंड्स के फॉर्म में उसको अपने पास रखने हैं, जिसमें कैश भी आएगा और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो भी उसको ख़रीदनी पड़ेंगी। तो वो रेशो जो है उसको हम क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO, या फिर रेपो रेट। तो इसमें से इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये रेशियो होता है जिसमें एक बैंक को क्या करना पड़ता है, जो टोटल डिपॉजिट्स रहते हैं बैंक में, जो टोटल अमाउंट रहता है उसमें से इसको अपने पास जो है इन द लिक्विड फंड्स की फॉर्म में कैश को तो रखना ही पड़ता है, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यानी कि बॉन्ड्स को अपने पास रखना पड़ता है, खरीदना पड़ता है गवर्नमेंट से। तो इसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है व्हेन RBI लेंड्स टू बैंक्स फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इट डिफाइंस। जब RBI क्या करता है, लेंड करता है यानी कि मनी जो है देता है किसी को एज अ लोन, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब RBI लेंड करता है बैंक्स को अब ये लेंड कर रहा है, पैसे दे रहा है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत ही कम समय के लिए जब RBI बैंक्स को लेंड करता है अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट, जब ये बहुत कम समय के लिए बैंक को लेंड करता है, उसको हम क्या कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, या फिर बैंक रेट। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं रेपो रेट। रिपर्चेज ऑपरेशंस जो होते हैं इनमें क्या होता है कि RBI क्या करता है, ये बैंक्स को कुछ टाइम के लिए, जो बैंक्स जिनका दिवाला हो चुका होता है तो उनको कुछ टाइम के लिए, बहुत ही शॉर्ट पीरियड्स के लिए कुछ उधार देती है पैसा अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स के अगेंस्ट। पर इसमें ये यहाँ पर ये एक कंडीशन भी रखती है कि उनको जो बैंक्स हैं उनको ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वापस लेनी पड़ेंगी। ओवरनाइट भी ले सकते हैं, या फिर 7 डेज़, 14 डेज़, और मैक्सिमम में 21 डेज़ का एक लिमिटेड पीरियड रखते हैं। तो इस रेपो रेट को भी जो गवर्नमेंट है वो चेंज करती रहती है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको बताना है हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर देयर इन इंडिया। पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितने हैं इंडिया में, ये आपको बताना है, 10, 12, 13 या फिर 14। दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी कि PSBs क्या होते हैं, ये मेजर बैंक्स हैं। मेजर बैंक्स जो इंडिया के हैं वो होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्या होता है, जो मेजॉरिटी स्टेक रहता है, इनका जो भी स्टेक रहेगा 50% से ज़्यादा गवर्नमेंट होल्ड करता है, तो इनको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ये जो इनके शेयर्स होते हैं बैंक्स के, ये स्टॉक एक्सचेंजेस जो होते हैं, स्टॉक मार्केट्स जो होते हैं, उसमें ये शो होते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें जो इंडिया में जो टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं अभी तक, तो यहाँ पर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जिसमें से आप इम्पोर्टेंट जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, फिर हम पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडियन बैंक है, इस तरीके के ये 12 बैंक्स हैं, आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर जो PSBs हैं वो हैं 12। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट RBI वॉज एस्टैब्लिश्ड। तो किस डेट पे RBI एस्टैब्लिश हुआ था, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि RBI कब एस्टैब्लिश हुआ था। तो यहाँ पर आपको डेट्स दी गई हैं, इन सभी डेट्स को आप मद्देनज़र रखते हुए आप आंसर देंगे। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, 1 अगस्त 1935 को RBI एस्टैब्लिश हुआ था। तो ये आप याद रखेंगे। इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप राइट साइड की तरफ हम देख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, RBI प्रोवाइड्स द वेज एंड मीन्स एडवांसेस टू होम। तो यहाँ पर RBI वेज या मीन्स के ज़रिए एडवांसेस किसको प्रोवाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक्स, ऑल ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। तो RBI ये प्रोवाइड करता है एडवांसेस स्टेट गवर्नमेंट को, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको बताना है हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI। पहला गवर्नर RBI का कौन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, कुलदीप पाठक, राज्यवर्धन शर्मा,
सर मुकुंद खन्ना, सर सी.डी. देशमुख और नन ऑफ देम। तो इसमें से आपको बताना कि पहला इंडियन गवर्नर कौन था। तो पहले इंडियन गवर्नर थे सर सी.डी. देशमुख। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी इस तरह के क्वेश्चन आरबीआई में आपको एग्जाम में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में आ ही सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 है। ये हमारा अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है। विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई। यहाँ पर जो सभी जो फंक्शंस मेंशन है, इसमें से कौन सा आरबीआई का फंक्शन नहीं है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, होल्डिंग कैश रिजर्व्स ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स एंड मेक अवेलेबल फाइनेंशियल अकोमोडेशन टू देम। कि जो भी कैश रिजर्व्स होते हैं कमर्शियल बैंक्स के, उनको होल्ड करना है और फाइनेंशियल अकोमोडेशन देनी है बैंक्स को। ये फंक्शन है आरबीआई का, बिल्कुल ये सही है। उसके बाद अज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल बैंकिंग ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बैंकिंग ऑपरेशंस की ऑफ गवर्नमेंट, उसको अज्यूम करना। तो दोस्तों बिल्कुल ये वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आरबीआई की, बैंकिंग ऑपरेशंस जो हैं गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये भी आरबीआई की होती है। उसके बाद थर्ड है अज्यूमिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक ऑफ इंडिया। तो मैक्रो इकोनॉमिक ऑफ इंडिया से जो स्टैटिस्टिकल डाटा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आरबीआई को। तो बिल्कुल ये गलत है, ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पर गलत रहेगा और डी ऑप्शन भी सही है। अज्यूमिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मीट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और रीजनेबल डिमांड्स फॉर द अकोमोडेशन। तो सी ऑप्शन यहाँ पर गलत रहेगा। तो दोस्तों ये हमारे 16 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं आपने सही किए होंगे। ये हमारा पार्ट 1 था। इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ के लगातार सेशंस आपको मिलते रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक था आरबीआई का ये पार्ट 1 था। आरबीआई के ऊपर एक और पार्ट आएगा जिसमें हम 20-30 एमसीक्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है वो और लाएंगे। तो वो भी आप कल वीडियो आपको इसका भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ लगातार जो भी जो टॉपिक्स हैं, चाहे फिजिकल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, इंडिफरेंसेस कर्व्स हैं, जो भी यहाँ पर टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स के, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में हैं, वो सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। तो आप लोग बने रहेंगे हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।